ये वीडियो हमारे म्यूचुअल फंड 2025 सीरीज की दूसरी वीडियो होने वाली है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इग्नोरेंस कैटेगरी है, मतलब कि बहुत ही कम लोग इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आते हैं। इसका नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिड में रहता है, मतलब कि इसके ऊपर एक लार्ज कैप होता है, इसके नीचे स्मॉल कैप होता है। अब जिसको ज्यादा रिस्क लेना होता है, जिस इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क लेना होता है, वो जाता है स्मॉल कैप में, जिसको कम रिस्क लेना होता है वो जाता है लार्ज कैप के अंदर। अब मिड कैप को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं बीच में ही। अब एक बात का ये भी ध्यान दीजिएगा कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में वही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना होता है, क्योंकि यहां पे दोनों कंपनी पाई जाती हैं, बड़ी कंपनी भी एंड छोटी कंपनी में। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिल जाती है, मतलब कि स्टेबल होता है बहुत ज्यादा। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो वो कंपनी सबसे कम नीचे गिरती है। एंड यहाँ पे स्मॉल कैप का आपको ग्रोथ भी मिल जाता है, मतलब कि जो छोटी कंपनी होती है, जो 250 के पास होती है, वो छोटी कंपनी होती है, मतलब कि छोटी ही मानी जाएंगे लगभग। तो उनसे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको ग्रोथ मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अब जो मिड कैप फंड होते हैं, इसमें आपके पैसे को 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना ही होता है फंड मैनेजर को। अब इससे क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास बहुत ही कम ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि उसके पास केवल वो 150 कंपनी है। मतलब टॉप 101 से लेके टॉप 250 के बीच में जो भी कंपनी आती है, इसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। और इन्हीं के अंदर 65% आपके पैसे को, कम से कम 65% पैसे को इन्वेस्ट करना ही होता है। फंड मैनेजर को यहीं पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये वीडियो देखने के बाद, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने टाइम हॉरिजन को कम से कम 8 से लेकर 10 साल का रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। स्मॉल कैप से भले ही कम रिस्क होता है, बट लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क होता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कम से कम आपका टाइम हॉरिजन 8 से लेकर 10 साल का होना चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 20 साल तक करिए, 30 साल तक करिए, बट कम से कम 8 साल का होना ही चाहिए। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में मिड कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है एंड मिड कैप में कौन सी कंपनी होती है, फंड मैनेजर आपके पैसे को कितना इन्वेस्ट करता है मिड कैप कंपनी में, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मिड कैप में आना चाहते हैं तो आपको कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो आपको अभी के टाइम पे जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आज के टाइम में 84% ऐसे एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो अपने बेंच मार्क को बीट ही नहीं कर पा रहे, अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि अगर हम एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो यार उसमें से 84% तो बीट ही नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों जाए एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड में, हम क्यों ना इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दें। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हर कैटेगरी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं हर कैटेगरी के इंडेक्स फंड में डाल दूंगा जिससे एक्टिव म्यूचुअल फंड को वो आसानी से बीट कर पाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि इंडेक्स फंड कुछ ही कैटेगरी के अच्छे होते हैं। जैसे स्मॉल कैप में जाएंगे आप, तो स्मॉल कैप में ऑब्वियस है ना, स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क आपको सामना करने को मिलेगा। आप इंडेक्स फंड में जाइए या एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाइए, इससे अच्छा है स्मॉल कैप के आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में चले जाइए। फ्लेक्सी कैप की बात करें तो उसमें भी आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, बट अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे आप इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। अब अभी के टाइम पे अगर बात करें मिड कैप की स्पेशली, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली बात है एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि अभी के टाइम पे मैंने देखा तो लगभग 44 का पी पहुंच चुका था अभी कुछ दिन पहले, मतलब कि नवंबर के अंदर में लगभग 44 का पी पहुंच चुका था मिड कैप 150 का। अभी के टाइम पे वो गिर के लगभग 40, लगभग 42 का आ चुका है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि आखिर में पिछले कुछ महीनों के अंदर में आखिर में अचानक से मिड कैप 150 का पी क्यों बढ़ा है। अब अगर आप यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 का हिस्टोरिकल पी एक बार चेक करेंगे तो पिछले एक महीने में ऑब्वियस सी बात है आपका 44 का पी टच कर चुका है, तो हाई तो रहेगा ही रहेगा। बट पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के अंदर में अभी भी एवरेज पी ही चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि पी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इसके ग्राफ के ऊपर एक बार नजर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए, अप्रैल महीने के अंदर में अचानक से इसके पी के अंदर ग्रोथ आया। उसके पहले लगभग 25-26 का पी चल रहा था मिड कैप 150 का। अप्रैल 2024 के बाद अचानक से 34 का पी पहुंच गया, एंड उसके बाद अभी तक लगभग बढ़ता ही जा रहा है, कभी 45 को टच कर रहा है, कभी 44 को टच कर रहा है। अब देखिए मिड कैप का वैल्यूएशन देखने के बाद कि अभी के टाइम पे 44 को टच कर चुका है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पी कभी भी ज्यादा डिफाइन नहीं करता है, मतलब कि पूरा डिफाइन नहीं करता है कि फंड ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पिछले 5 साल के अंदर में जो मिड कैप का एवरेज पी रहा है वो केवल 28 का रहा है, एंड अभी के टाइम पे 44 को पहुंच चुका है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है इसके अंदर, कुछ तो आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। भले ही मिड कैप रिस्की कैटेगरी में आता है, स्मॉल कैप रिस्की में आता है, इसीलिए इसका पी हाई होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी ये रिस्की कैटेगरी है, इसलिए इसका पी जो होता है वो 30 से ज्यादा होता है। अब देखिए 30 से ज्यादा होता है तो मैं थोड़ा सा समझता इस बात को, बट अगर 40 से ज्यादा जा चुका है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, थोड़ी बहुत तो आपको गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी के टाइम पे मैं आपको
आपको उन म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिनका पी कम से कम इंडेक्स के कंपैरिजन में कम हो, मतलब जिनका पी लगभग 40 से कम हो, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म के अंदर में जिनके अंदर स्टेबिलिटी भी आपको मिले एंड आपको ग्रोथ भी मिल पाए, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल कैप की भी होल्डिंग होने वाली है। तो मेरे सामने दो म्यूचुअल फंड निकल के आए। ये दो म्यूचुअल फंड में आप 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर में इन्होंने 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। पहले म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसका अभी के टाइम पे जो पी चल रहा है वो लगभग 25 का चल रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर में मैंने क्यों अपने लिस्ट के अंदर 2025 के लिए इस फंड को चूज किया है। तो यहां पे अगर बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की, तो पिछले एक साल के अंदर में 35% का रिटर्न दिया है। अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न है, बेंचमार्क को बीट किया है। 2 साल के अंदर में भी बीट किया है एंड 5 साल के अंदर में भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर बात करें पिछले एक महीने की, जब मार्केट नीचे गिरा हुआ था, यहां पे भी अपने बेंचमार्क से इसने ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब कि अपने बेंचमार्क को इसने पिछले 5 साल के अंदर में अच्छे तरीके से बीट किया है। कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अगर बात करें पिछले एक महीने के अंदर में, तो लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप केवल 10,000 रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए होते 2007 के अंदर में। जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तो आज इसकी वैल्यू 1,90,000 रुपए हो जाती। केवल 10,000 की वैल्यू आपको रिटर्न मिला है लगभग 18.5% का। पिछले 10 साल के अंदर में भी लगभग आपको 18% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि एक मिड कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न होता है 18% का। वहीं अगर बात करें SIP रिटर्न की, तो आप केवल 1,000 रुपए की SIP स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले 2014 के अंदर में, तो आज उसकी वैल्यू 3,82,000 रुपए हो जाती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एनुअल रिटर्न मिला है वो लगभग 22% का मिला है। मतलब कि SIP के अंदर आपको लमसम से ज्यादा रिटर्न मिला है, लगभग 22% का हर साल। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है रिस्क रेशियो। अब यहाँ पे देखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 का है, लगभग 15 का है। कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब रिस्क का आपको सामना करने को मिलेगा, बट कैटेगरी एवरेज से कम मिलेगा। बीटा की बात करें तो बीटा भी लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है। मतलब कि आपको रिटर्न भी कैटेगरी एवरेज के बराबर दे रहा है, इसका रिस्क भी लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही चल रहा है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको रिस्क भी मिलने वाला है। क्योंकि शार्प रेशियो देखिए यहाँ पे 1.26 का है, कैटेगरी का केवल 0.94 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। एंड आखिरी में अगर हम बात करें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, तो इसका 26% का केवल है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 235% का है। मतलब कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर में एक साल के अंदर में फंड मैनेजर ज्यादा बदलाव नहीं करता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये स्टेबल म्यूचुअल फंड है। इक्विटी की बात करें तो लगभग 92% पैसा है, अदर्स में लगभग 8% है। स्टॉक्स 75 है, मतलब 75 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। पूरे मिड कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा कंपनी इसी म्यूचुअल फंड में है। लार्ज कैप के लगभग 7.5% स्टॉक्स हैं, मिड कैप के लगभग 50% मिड कैप में डाला जाएगा। स्मॉल कैप की भी होल्डिंग है लगभग 15% की, एंड अदर्स के अंदर लगभग 20% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि आपको अगले 20 साल और 30 साल के अंदर में अच्छी स्टेबिलिटी के साथ साथ एक अच्छा ग्रोथ मिले, तो आप आ सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में। ये फंड बहुत ज्यादा स्टेबल है। मतलब अगर बात करें पिछले 10 साल की, तो इसने SIP रिटर्न आपको 22% का हर साल दिया है। मतलब कि एनुअल रिटर्न आपको 22% का मिला ही मिला है। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड आपके लिए क्या हो सकता है? आप झूठ मूठ का परेशान रहते हैं कि उन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूंगा जो अभी के टाइम पे टॉप पे चल रहे हैं। भाई आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से रिसर्च करिए, उसके रिस्क को जानिए, उसके गोल को जानिए कि आखिर में वो कितने टाइम के लिए बना हुआ है। एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जो लंबे टाइम के अंदर में आपको ग्रोथ तो दे, बट उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी भी मिले। इसका पी रेशियो केवल 25 का अभी के टाइम पे। इसका अगर बात करें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, तो भी लगभग 25-26 के आसपास है। वही कैटेगरी एवरेज का 200% से ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड आपको मिड कैप के अंदर नहीं मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिड कैप कैटेगरी के अंदर जो हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका मैंने बहुत बार नाम लिया है पहले की वीडियो में भी। ये मेरा एक फेवरेट फंड है मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। चलिए देखते हैं कि आखिर में 2025 के अंदर क्यों आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो पिछले एक साल के अंदर में 41% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क से बहुत ज्यादा है। 2 साल की बात करें तो 32% का रिटर्न है। पिछले 5 साल की बात करें तो 29% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क ने केवल आपको 1.5% का दिया है। कैटेगरी एवरेज से भी बहुत ज्यादा रिटर्न है। वहीं अगर बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में। जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 1,10,000 रुपए हो जाती, केवल 10,000 की। एंड जो एनुअल रिटर्न मिला है लमसम के अंदर, वो लगभग आपको 22.5% का मिला है। मतलब कि 22.5% का आपको लगभग एनुअल रिटर्न लमसम के अंदर एक बहुत ज्यादा रिटर्न होता है लंबे टाइम के इन्वेस्टर के लिए। वहीं बात करें अगर SIP रिटर्न की, तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए भी हो जाती
जाती। एंड जो एनुअल रिटर्न मिला है एसआईपी के अंदर वो लगभग आपको 23% का मिला है। जो मैंने बात किया था एचडीएफसी मिड कैप, उसने लगभग 22% का दिया था, इसने उससे भी ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में एनुअल रिटर्न। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम पे केवल 14 का है, मतलब कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। अगर बात करें एचडीएफसी मिड कैप की तो उसका 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन था, बट इसका केवल 14 का है। बीटा लगभग 0.83 का है, मतलब कि फ्यूचर के अंदर में आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन या बीटा 0.83 का कुछ अच्छा बीटा नहीं होता, ये बहुत ही रिस्की बीटा होता है, बहुत ही रिस्की स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। शार्प रेशियो की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। एंड आखिरी में अगर हम इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो लगभग 43 का है एंड कैटेगरी एवरेज का लगभग 235% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम फेरबदल होता है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। फंड मैनेजर बहुत ही कम फेरबदल करता है। अब इससे ये आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसीलिए आपको ज्यादा रिस्क का सामना करने को नहीं मिलेगा फ्यूचर के अंदर में। इक्विटी की बात करें तो 96% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, अदर्स के अंदर लगभग 4% है, जिसमें से आपके जो कंपनीज हैं वो लगभग 66 कंपनी होने वाली हैं। लार्ज कैप के लगभग 6% कंपनी रहेंगी, मिड कैप के 46% एंड स्मॉल कैप के लगभग 18%, अदर के अंदर 25% आपके पैसे को डाला जाएगा। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में इन दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है, लमसम की बात कर रहा हूं और एसआईपी की भी बात कर रहा हूं। रिस्क रेशियो हमने जान लिया कि आखिर में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बीटा क्या है, शार्प रेशियो क्या है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसके पोर्टफोलियो के बारे में भी जान लिया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न देखने वाले हैं जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए कंपेयर करते हैं इन दोनों के रोलिंग रिटर्न पिछले 3 साल की। तो अगर हम बात करें इन दोनों मिड कैप म्यूचुअल फंड के पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न की, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है ये है एचडीएफसी मिड कैप की, दूसरी लाइन आपको कोटक की दिखेगी और नीचे वाली लाइन है मिड कैप कैटेगरी की। मतलब कि कैटेगरी के मुकाबले इन दोनों म्यूचुअल फंड ने हर 3 साल के अंदर में बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। बट जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है एचडीएफसी मिड कैप की, इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है हर 3 साल के अंदर में। इसने कोटक को बुरी तरह से बीट कर दिया है रिटर्न के मामले में, रोलिंग रिटर्न के मामले में। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 31% का है, वहीं कोटक का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 26% का है। जो मीडियन रिटर्न है एचडीएफसी मिड कैप का वो 31% का है, कोटक का लगभग 25 का है। मैक्सिमम रिटर्न एचडीएफसी का लगभग 40% का है, कोटक का लगभग 38% का है। मिनिमम रिटर्न एचडीएफसी ने केवल 21% का दिया है। सोचिए हर 3 साल के अंदर में केवल मिनिमम रिटर्न 21% का ही है। कोटक इमर्जिंग का लगभग 19% का है। मतलब कि रिटर्न के मामले में, रोलिंग रिटर्न के मामले में एचडीएफसी मिड कैप यहां पे आगे निकल जा रहा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से। वहीं अगर बात करें रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की तो 0 से लेके 8% के बीच में एक भी बार इन दोनों ने रिटर्न नहीं दिया है। 8 से लेके 10% के बीच में भी इन दोनों ने कभी रिटर्न नहीं दिया है। 10 से लेके 12% के बीच में भी इन दोनों ने कभी रिटर्न नहीं दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। एंड 12 से लेके 15% के बीच में भी किसी भी 3 साल के अंदर में इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किसी भी टाइम्स रिटर्न नहीं दिया है। बट अगर बात करें यहाँ पे 15 से लेके 20% के बीच में तो एचडीएफसी मिड कैप यहाँ पे भी रिटर्न नहीं दिया है। बट कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 1% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है 15 से लेके 20% के बीच में। एंड 20% से ज्यादा की बात करें तो 100% है। मतलब कि किसी भी 3 साल के अंदर में एचडीएफसी मिड कैप 100% 20% से ज्यादा रिटर्न देता है। वहीं कोटक इमर्जिंग का 98% है, जो कि बहुत बुरा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे रोलिंग रिटर्न के मामले में एचडीएफसी मिड कैप आगे निकल जा रहा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं 2025 के अंदर मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज करना। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को नहीं लिया है क्योंकि उसका जो पी है ना अभी के टाइम पे वो लगभग 60 को क्रॉस कर चुका है। तो 60 को अगर क्रॉस कर चुका है ना तो उसका पी बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे, तो रिस्क बहुत ज्यादा उस म्यूचुअल फंड के अंदर, इसीलिए मैंने उस म्यूचुअल फंड को नहीं लिया है। बाकी वो भी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है रिटर्न के मामले में, बट अगर बात करें रिस्क के मामले में तो बहुत ज्यादा रिस्क है। तो एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज करिए ना जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिले, जिसमें लार्ज कैप की भी कंपनी जो एंड स्मॉल की भी हो, दोनों का जब आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन होता है ना तो लॉन्ग टर्म के अंदर में यही आपको 18 से लेकर 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। इससे ज्यादा आपको रिटर्न क्यों चाहिए? क्यों आपको फालतू का रिस्क लेना है? क्यों आपको अभी के टाइम पे फालतू का अपने पैसे को उस जगह झोंकना है जहां पे इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाए? क्योंकि जिसका पी अभी के टाइम पे 60 का चल रहा है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम पे 16-17 का है, उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अभी के टाइम पे देखने में मजा आता है क्योंकि अभी के टाइम पे रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है ना, वहीं जब मार्केट नीचे गिरता है ना उस टाइम पता चलता है कि आखिर में वो मिड कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं 2025 के अंदर मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बात मान के प्लीज आंख बंद करके पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपने तरीके से रिसर्च करिए। ये मेरा रिसर्च था, मेरे कुछ पैरामीटर थे, उसके बेसिस पे मैंने म्यूचुअल फंड चूज किया है। आपका पैरामीटर दूसरा हो सकता है, आपका रिसर्च करने का तरीका दूसरा हो सकता है, तो उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। हो सकता है आप कोई दूसरा म्यूचुअल फंड चूज कर लें। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।